वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी खूंखार थी कि एसयूवी के शीशे पर पानी की मोटी चादर जम गई थी। माधव ने ब्रेक पर पैर रखा। गाड़ी कीचड़ में फिसलती हुई रुकी। 15 साल बाद वह गढ़मऊ लौटा था। इंजन बंद करते ही एक ऐसा सन्नाटा कार के अंदर भर गया जो बाहर गिर रही बारिश के शोर से भी ज्यादा भारी था। माधव ने गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा। कीचड़ ने उसके महंगे इतावली जूतों को तुरंत निगल लिया। उसने सामने देखा, नीलकमल हवेली। अंधेरे में वह इमारत किसी विशालकाय मरे हुए जानवर के कंकाल जैसी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मोगरे के फूलों की गंध, लेकिन ताजी नहीं, वैसी गंध जो हफ्तों तक पानी में सड़ने के बाद फूलों से आती है, मीठी लेकिन उबकाई ला देने वाली। माधव को बस इस हवेली के कागजात निकालने थे। इसे बेचकर उसका दिवालिया होने से बच सकता था। उसने मुख्य दरवाजे के ठंडे काले पड़ चुके पीतल के कुंडे को धक्का दिया। एक लंबी कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर की हवा जैसे सालों से कैद थी। उसमें सीलन और एक अजीब सी गर्माहट थी। टॉर्च की रोशनी में हवेली का ड्राइंग रूम किसी मकड़ी के जाले में फंसे शिकार जैसा लग रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने में जाकर रुक गई। एक पुराना ग्रामोफोन और उसके ठीक बगल में रखी एक धुंधली तस्वीर, राधा। माधव का जबड़ा भिंच गया। उसे याद था वो दिन, शहर की नई कंपनी, नया प्रोजेक्ट और राधा की वो जिद कि वह गांव नहीं छोड़ेगी। माधव के लिए वह बस एक सीढ़ी थी जिसे चढ़ने के बाद उसने लात मार दी थी। अतीत को यहीं दफन रहने दो, माधव ने खुद से बड़बड़ाते हुए मुंह फेर लिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, छप छप, जैसे कोई नंगे गीले पैरों से लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। माधव की रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक लकीर सी दौड़ गई। उसने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। फर्श बिल्कुल सूखा था। उसने खुद को कोसा और ऊपर की मंजिल पर अपने पुराने बेडरूम की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लगा जैसे सीढ़ियों की लकड़ी सांस ले रही है। कमरे का दरवाजा खोलते ही वही मोगरे की सड़ांध इतनी तेज हो गई कि माधव को अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। उसने जल्दी से अलमारी खोली, फाइलें टटोली। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। माधव के मुंह से सांसें भाप बनकर निकलने लगी। छन छन। माधव के हाथ रुक गए। पायल की आवाज, लेकिन वह फर्श से नहीं आ रही थी। आवाज उसके ठीक ऊपर छत से आ रही थी। उसने टॉर्च ऊपर की, खाली छत, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई छत से उल्टा चिपका हुआ चल रहा हो। माधव का गला सूख गया। उसने तय किया कि वह कागजात सुबह ढूंढेगा। अभी यहां से निकलना ही ठीक है। वह मुड़ा। कमरे में एक आदमकद आईना लगा था जिस पर धूल की मोटी परत थी। माधव की नजर अनजाने में आईने पर पड़ी। वह आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने के अंदर जो परछाई थी उसका सिर झुका हुआ था। माधव की सांसें अटक गईं। उसने अपना दायां हाथ धीरे से उठाया। आईने वाली परछाई ने कोई हरकत नहीं की। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर आईने के अंदर उस परछाई ने झटके से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पानी में गली हुई लाश की तरह सूजा और सफेद था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा काला पानी रिस रहा था। और फिर उस परछाई ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। माधव के मुंह से एक चीख निकल गई। वह टॉर्च वहीं फेंककर बाहर भागा। वह पागलों की तरह सीढ़ियां उतरने लगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हवेली में सिर्फ 2 ही मंजिलें थीं। तो फिर वह कहां जा रहा था? वह भागते भागते एक दरवाजे से टकराया और अंदर गिर पड़ा। वह हवेली की पुरानी रसोई थी। माधव जमीन पर हाँफ रहा था। तभी उसकी नजर फर्श की एक उखड़ी हुई ईंट पर पड़ी। एक फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने कौंधा। राधा का रोना, माधव का उसे धक्का देना, राधा का सिर इसी उखड़ी हुई ईंट से टकराना, हड्डी टूटने की वह भयानक कड़क आवाज और राधा का उस फर्श पर तड़पना।
जबकि माधव अपनी सूटकेस लेकर दरवाजा बाहर से बंद कर रहा था। फर्श की दरारों से अब वही काला बदबूदार पानी उबलने लगा था। माधव पीछे खिसकने लगा, लेकिन दीवार से जा टकराया। फर्श के उस पानी में से एक हाथ बाहर निकला। मांस गल चुका था, बस कुछ सफेद नसें और हड्डियां बाकी थीं। राधा, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। माधव फूट फूट कर रोने लगा। कोई जवाब नहीं आया, बस एक गीली भारी आवाज गूंजी। फर्श से वह आकृति पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसने कोई बात नहीं की, कोई ताना नहीं मारा। उसने बस अपने वो ठंडे गले हुए हाथ माधव के चेहरे पर रख दिए। माधव चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया कि राधा की उंगलियों से रिसने वाला वह काला पानी उसकी आंखों, उसके कानों और उसके मुंह के अंदर जा रहा है। उसकी अपनी हड्डियां अंदर ही अंदर गलने लगीं। वह तड़प रहा था, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। राधा की खाली आंखों वाले गड्ढे बिल्कुल उसके चेहरे के पास थे। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हलक से चीख की जगह मोगरे के सड़े हुए सूखे फूल झड़ने लगे। अगली सुबह सूरज की किरणें नीलकमल हवेली पर पड़ी। बारिश रुक चुकी थी। गांव के सरपंच ने जब पुलिस के साथ हवेली का दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। माधव की गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन उसका नामो निशान नहीं था। ड्राइंग रूम की उसी दीवार पर जहां राधा की धुंधली तस्वीर रखी थी, अब एक बड़ी सी नई पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग एक आदमी की थी। उसके चेहरे पर ऐसा विभत्स खौफ था जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल बैठ जाए। उसका मुंह चीखने की मुद्रा में खुला था और पेंटिंग में उसके मुंह से मोगरे के फूल गिरते हुए बनाए गए थे। पुलिस लौट गई। गांव वालों ने मान लिया कि हवेली ने एक और जान ले ली, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा नहीं था। अगर रात के 2 बजे कोई उस ड्राइंग रूम की दीवार पर कान लगाकर सुने तो उसे आज भी 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक पायल की खुरदरी छन छन और दूसरी किसी आदमी के मुंह में ठूंसे गए मोगरे के फूलों के बीच से निकलने वाली अनवरत घुटती हुई सिसकियां। वह आदमी आज भी उस पेंटिंग के अंदर तड़प रहा है, मौत का इंतजार करते हुए।